स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है। मुझे तो कई बार लगता है कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के प्रेस के मुद्दे भी वही होते हैं और अब हम भी थक जाते हैं वही प्रश्नों के उत्तर देते देते। जनता को भी लगता होगा आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम आयोग के सदस्य बैठे थे और मैं कहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल रिबटल उन्होंने दिया है। टेक्निकल, किस प्रकार से एसआईआर होता है, एसआईआर क्यों होता है। बिहार में 20 वर्ष पहले एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, 20 वर्ष के बाद 2003 के बाद पुनः हो रहा है। जिन लोगों के मन में प्रश्न था कि अभी क्यों हो रहा है, चुनाव से कुछ महीनों पहले, तो उसका भी जवाब दिया गया कि 20 साल पहले जो हुआ था उस समय का कालखंड भी चुनाव का कालखंड ही था, उस समय ही हुआ था, उस समय किसी की आपत्ति नहीं थी। क्यों जीरो एड्रेस होता है, क्या जीरो एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस में अनेक नाम क्यों होते हैं। 1966 से लेकर 1977, 1981 सभी रिवीजन्स के उदाहरण दिए गए हैं। आज अखबारों में भी छपा हुआ है कि जीरो एड्रेस क्यों होता है। ये सारे टेक्निकल विषय पे इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से जवाब दिया, मगर जो ना समझे उसको समझाया नहीं जा सकता है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, यह उनका प्रयास है। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात
जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। आप सोच के देखिए, आर्मी को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ते, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है? इनको लगता था और अभी भी लगता है कि सत्ता पे बैठना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्ता उनको सिंहासन दिखता है। उनको लगता है ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये सिंहासन है और सिंहासन विरासत से मिलती है। नहीं, सिंहासन विरासत से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। और आज ये जो खंडपीठ बैठी थी, ये जो पॉलिटिशियंस की खंडपीठ बैठी थी, उनमें से एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से ममता बनर्जी जी, उससे पहले से हैं, मगर ममता बनर्जी तो तब से हटी नहीं है सत्ता से। बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी आसीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा, जो कि उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुआ है, क्या उन्होंने कभी कहा कि हमें खंडित कर देना चाहिए, हमें भंग कर देना है बंगाल के विधानमंडल को, विधानसभा को? तेलंगाना, कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी भंग कर देगी? भंग कर दीजिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है चुनाव। आपको अगर लगता है अनफेयर है तो आप भंग कर दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती है, इलेक्शन कमीशन इनको ईमेल पर ईमेल भेजती है कि आइए हमसे चर्चा करिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 45 दिन का समय होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी? ये भारत का संविधान कहता है 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया, ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप? इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाके देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है, यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। They want complete chaos in the streets of India. They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। भारत के लोग समझदार हैं, हमारे में विवेक है, हमारे अंदर एक हजारों वर्ष की सिविलाइजेशनल, जिसको कहते हैं हम, की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम हैं कि उसकी जो विरासत है उसके कारण क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है और उसी के मुताबिक वोट करती है। आप देखिएगा, मैं आज एक चित्र देख रहा था 2005 में यही वो राहुल गांधी और यही वो उनके लोग जिस सड़क पर आज वो दंदनाकर मुंह छुपा के भाग रहे हैं गाड़ी में, उस समय नाव में जा रहे थे क्योंकि बारिश के दिन में डूब गया था बिहार का वो सड़क। डूबे सड़क से चमचमाते सड़क, यह दिया है एनडीए ने, यह दिया है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। स्वाभाविक रूप से पहली इनकी किस्मत चमचमाती थी, अब सड़कें चमचमा रही है, तो इनको चाहिए डूबे हुए सड़क, मगर इनके किस्मत चमके, ये यही चाहते हैं, जनता नहीं होने देगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। प्रश्न सादर आमंत्रित है। राहुल गांधी लगातार ये कर रहे हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, हम गरीबों के हक की लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें हमसे तो काम आ रहा है, आपका धनराज ठाकुर काम ही ना है। देखिए, राहुल गांधी कौन से गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं हमको भी पता है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपने लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि वो एंटाइटल्ड है। उनको लगता है कि इस देश पे शासन करने का अधिकार गांधी परिवार के पास है। गांधी परिवार अगर शासन से बाहर होती है तो वो जल बिन मछली जैसी उनकी हालत होती है। तो सब हमेशा इमरजेंसी लगाया उन्होंने। तो ये गरीब, कौन सी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी? कौन गरीबी का डेफिनेशन जानते हैं राहुल गांधी? गरीबी की स्पेलिंग बता देंगे राहुल गांधी? आप बताइए। नहीं, वो सब कुछ, हम कलावती के घर गए, वो सब कुछ हमने ड्रामा देखा है राहुल गांधी का। इनके पूरे पुस्त आप देख लीजिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी बोलते थे गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ। अब राहुल गांधी बोलते हैं गरीबी हटाओ। उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा वैसे तो, मगर बोलते तो रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीबी हटाओ। मगर हटाया किसने गरीबी? 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया तो वो मोदी जी ने उठाया। तो कौन गरीब के लिए लड़ रहा है? ये वोटर लिस्ट में जिसके नाम कटे हैं उसका एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और वो संवैधानिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट अभी देख रही है। छाप कर भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है, बीएलए कंप्लेंट करे बीएलओ को जाकर, तभी तो 1 महीने का समय दिया जाता है। गरीब हो या अमीर हो, देश के हर नागरिक के लिए संविधान ने अधिकार दिए हैं, बाबा साहेब ने अधिकार दिए। अधिकार का प्रयोग करे, केवल चोर चोर ना चिल्लाए। जिन लोगों ने पिछले 4 से 5 चुनाव में वोट किया है, बिहार में उनका भी वोट चोरी हो गया है। तो पूछते हैं तो बोला जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। ऐसा राहुल गांधी का ट्वीट है। ये बचपन में हमने कुआं चोरी वाली कहानी सुनी थी।
ये मतलब आपको सुना कुआं चोरी हो गई है, ये होती थी, ये कांग्रेस के जमाने में कुआं चोरी होती थी, मतलब कागज में कुआं खुद जाता था मगर वहां कुआं होता नहीं था। तो बाद में जब इंस्पेक्शन के लिए जाते थे बड़े बड़े अधिकारी तो क्या, अरे कुआं तो चोरी हो गया, कुआं चोरी हो गया। तो ये पूरी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये कुआं चोरी वाली कहानी है। मतलब कुछ है नहीं इनके पास एजेंडा। आप देखिए, पहले चौकीदार चोर है, अंग्रेजी में भी कर देंगे। देखिए, ये पहले चौकीदार चोर है, अब इलेक्शन कमीशन चोर है। ये हर कोई चोर है। जो लोग बेल पे बाहर हैं उनके लिए हर कोई चोर है, सिर्फ वही चोर नहीं है। मैं तो मंच पे आज लालू जी को देख रहा था, मुझे तो आश्चर्य होता है, बेल पे बाहर हैं, चारा चोरी के लिए बाहर हैं और उनकी पार्टी चोरी चोरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चोरी चोरी। बताइए क्या हो रहा है। मानसून सत्र में लगातार हंगामा किया एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने, क्या लगता है कि विपक्ष का जो एजेंडा था वो एक तरह से सफल हो गया उनके लिए, क्योंकि पूरा मानसून सत्र जो है वो तो एक तरह से वो उन्होंने कर ही दिया, चर्चा किसी विषय पर संभव नहीं हो पाई। आपने सही कहा कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके कांग्रेस ने ये जो मॉनसून सत्र था उसे समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर आपने पूछा कि क्या वो सफल हो गए। याद रखिए, डिस्ट्रॉय और सफल ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं जुड़ सकते। जो डिस्ट्रॉय करता है, जो समाप्त करता है, जो खराब करता है, जो ध्वंस कर देता है बने बनाए चीज को, वो असफल ही होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को देश के सामने उजागर किया है, दिखाया है कि हम ध्वस्त करते हैं। एक एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम सभी सांसद यहां पर क्यों बैठे हैं? ताकि चर्चा, सार्थक चर्चा हो सके। और जिन विषयों में चर्चा मांगी थी उन विषयों पे तैयार है हम चर्चा करने के लिए, मगर ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, ना चर्चा होने दे रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि इन्हें एक हंगामा काटना है और कोई भी मुद्दा नहीं है इनके पास। आप सोचिए, एक करप्शन का मुद्दा होता तो पार्लियामेंट में डिस्कशन करते, एक कोई देश में कोई गड़बड़ी हुई होती हमारे सरकार द्वारा तो पार्लियामेंट में हंगामा करते। वो उस विषय पे हंगामा कर रहे हैं जिस विषय में पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के विषय को कैसे डिस्कशन करेगी। आप इलेक्शन कमीशन आपको बुला रही है, आप जाते क्यों नहीं डिस्कशन करने? आपको इलेक्शन कमीशन ने 5-5 बार बुलाया कि आइए, जो भी डाउट है आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस करिए। Why doesn't Rahul Gandhi go and discuss? Why doesn't the Congress party go and discuss it with the election commission? क्योंकि चोर उनके अंदर है, उनके मन में है। एक सेकंड विनीत अभी बचे हैं, इसके बाद आप कर लीजिएगा। विनीत आ जाएंगे। विनीत को राहुल गांधी जो है वो बिहार की यात्रा पर थे, वहां पर वो आरोप लगा रहे थे कि बिहार में जीत को लेकर के इस तरह की कवायद की जा रही है। राहुल गांधी अब बिहार में यात्रा कर रहे हैं। किस चीज को लेके? एसआईआर जो हो रहा है वो कह रहे हैं कि जो एनडीए है वो जीत को लिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रही है, कवायद कर रही है, चुनाव आयोग के माध्यम से करवा रही है। राहुल गांधी बिहार यात्रा में नहीं, देखिए, राहुल गांधी बिहार यात्रा में, वो तो पूरे देश में यात्रा कर रहे थे, उसका हश्र क्या हुआ वो भी आपने देखा है। देखिए, जहां जहां राहुल जाते हैं उसके बाद क्या होता है ये तो आपने हर चुनाव में देखा ही है। तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा ही जाना चाहिए। हमारा भी मानना है कि राहुल थोड़ा ज्यादा जाए, तेजस्वी से मेहनत नहीं हो पा रहा है इतना, थोड़ा राहुल जाएं, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जहां तक जीत का सवाल है, बिल्कुल हम जीतेंगे। हमने अच्छा काम किया है बिहार में, गरीबों के लिए काम किया है हमने बिहार में, हमने नौकरियां दी है बिहार में। हम सार्थकता के आधार पर, अच्छे काम के आधार पर, सकारात्मकता के आधार पर जीतेंगे और जीत हासिल करेंगे। नकारात्मकता से कभी जीत नहीं होती है और ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं। It's a very important issue today that we had a great discussion pending in the parliament today. The parliament was due to discuss the space research of India, in fact, the success story of India in the domain of space. And most importantly, Mr. Shukla had just come day before yesterday to India. He was received by both the Chief Minister and the Honorable Union Minister, Mr. Jitendra Singh Ji. Mr. Jitendra Singh Ji opened the debate today, discussion today, on the achievements of space technology by this great country, India, as to how in the yesteryears, India could not do, though it had the intention,
though it had the talent, though it had the wherewithal, but still we could not achieve what we achieved today. Because today we have the intention as well as the political willingness to move in that way. But astonishingly, continuously while the Honorable Minister was speaking, was deliberating on this very important issue, the opposition kept on disrupting. And in fact, there was a point where opposition members tried to jump so that their placards could be thrown in front of the Honorable Minister. The Honorable Minister was democratic enough, and I would say he added a tinge of humor by saying that I am in space, so you cannot in fact come and hinder me. In a way he said that भारतीय जनता पार्टी वहां तक आज आ चुकी है कि आप ये जो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं उससे हम अब डिस्टर्ब नहीं होंगे. But it's really a matter of shame that while the parliament should be honoring Mr. Shukla, who belongs to the armed forces and who in fact achieved a great feat today, made India proud, we could not stand for him today. We could not applaud for him today. This is for India to think what the opposition is doing. कोमल देखिए, आज शुक्ला जी के ऊपर जो अंतरिक्ष से अभी परसों वापस आए हैं और बहुत सम्मान के साथ उन्हें भारत में सभी ने रिसीव किया. आज उन पर डिबेट होना था, उन पर डिस्कशन होना था. स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में जो टेक्नोलॉजी भारत ने अपनी प्रदर्शित किया है, भारत आगे बढ़ी है, इन सब विषयों पर आज चर्चा होना था संसद के अंदर. मगर जिस समय माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी इस विषय को लेकर खड़े हुए, सदन के अंदर चर्चा आरंभ हुई, ठीक उसी समय ऑपोजिशंस के लीडर ने जिस प्रकार से हुड़दंग किया, जिस प्रकार से वेल में उतर करके हो हल्ला मचाया, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, ये कहीं न कहीं उदासीनता दिखाती है ऑपोजिशन के मन की. ये कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत बुरा असर छोड़ता है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े अचीवमेंट को, जिस पर पूरे विश्व को गर्व है और पूरा विश्व इसे देख रहा था, एक इतने बड़े व्यक्ति के लिए जिसने इतने बड़े, वो आर्म्ड फोर्सेस का है, वो एस्ट्रोनॉट बन के गया, वो इतना कुछ अचीव करके आया, उसके बाद भी हम उनके लिए खड़े नहीं हो पाए. आप सोचिए किस कदर आज ऑपोजिशन गिर चुकी है और क्या मानसिकता है. कोमल सर, जिस तरीके से संसद में सड़क तक विपक्ष एक ही बात कर रहा है, कांग्रेस लगातार SIR पर, और आपने जैसे कहा लगातार चोर वो एक शब्द पकड़े हुए हैं, लेकिन एक ही बात को जब बार बार कहते हैं तो जनता को गुमराह होगी, वो सच मानेगी. तो ऐसे में बिहार जहां चुनाव है वहां पर पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी बीजेपी के लिए. बिहार चाणक्य की भूमि है, बुद्ध की भूमि है. बिहार के लोगों में जो शार्पनेस है, जो इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, संजय जी मैं ठीक बोल रहा हूं? आप बताइए, बिहार के लोगों को कोई गुमराह कर देगा? वो भी राहुल गांधी जाके बिहार के लोगों को गुमराह कर देंगे. ये चोर चोर शब्द तो राहुल गांधी का फेवरेट शब्द है, कब से नहीं बोल रहे हैं, वो शुरू से ही चोर चोर बोल रहे हैं. मगर क्या हिंदुस्तान की जनता, क्या बिहार की जनता राहुल गांधी को सीरियसली ले रही है? कोई राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहा है. बिल्कुल. देखिए, राफेल के लिए क्या क्या चोर चोर कहा था, फिर 3 बार कान पकड़ के उठक बैठक सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ा राहुल जी को. वीर सावरकर के लिए क्या क्या जाके महाराष्ट्र के चुनाव के समय बोला, उसके बाद अभी कान पकड़ के बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कोर्ट्स में भी. तो ये इसी प्रकार थोड़े दिन में देखिएगा, फिर कान पकड़ेंगे. ये जो चोर चोर बोल रहे हैं, अभी मैं तो कल देख रहा था इलेक्शन कमीशन का, या तो एफिडेविट दो या तो माफी मांगो. एफिडेविट भी नहीं देंगे, माफी भी नहीं मांगेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. ये देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, और लोग बहुत समझदार है बिहार के. 2 लड़कों की आपने जिक्र की, यूपी के 2 लड़के जैसे, तो यूपी के 2 लड़के तो कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन में जो थोड़ा सा बीजेपी को यूपी में जाने देने की कोशिश, क्या लगता है कि ये जो बिहार की जो 2 लड़कों की जोड़ी है वो बिहार विधानसभा में नहीं. के बाद सर बिहार की यात्रा कितना डैमेज करेगी बीजेपी को बिहार में? देखिए, जहां तक बीजेपी और बिहार, बीजेपी और इलेक्शन का सवाल है, बीजेपी का एजेंडा कभी भी ऑपोजिशन का यात्रा या इस प्रकार की ऑपोजिशन की मूवमेंट नहीं होती है. बीजेपी हमेशा अपने एजेंडे पे चलती है, और हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है. हमने क्या किया है विगत 11 वर्षों में,
एनडीए की सरकार ने बिहार में क्या किया है, नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में किस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा है, पहले कानून की व्यवस्था क्या थी बिहार में, किस प्रकार बिहार में बदलाव आया है, इन सब आधार पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये जो दो लड़के वाला विषय, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब वो लड़के भी नहीं रहे वैसे, आप कब तक उन्हें लड़के लड़के बोलते रहेंगे।